नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, आज ये हमारा जो 7 सितंबर है इसका ये एडिटोरियल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा एडिटोरियल है वह हमारा जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसके अंदर हमें कहा गया है भी जो अगर हम जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेंगे तो मानव पर किस प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, मानव पर भी और जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं या पेड़ पौधों पर भी। ठीक है, कहा गया है भी जो जैव विविधता की अगर संपन्नता है जहां मानव जीवन को सुगंधित कर सकती है वहीं पे उनको सेहतमंद भी बना सकती है। ठीक है, वहीं पे इसके अंदर कहा भी विलुप्त होती जैव विविधता धरती को विनाश की ओर ले जाती है और बढ़ती मानव आबादी, उजड़ जंगल और अवैध शिकार, प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वनस्पति कई प्रजातियां विलुप्त हो रही है। ठीक है, तो ये कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी जो प्रजातियां हैं वह क्या रही है, विलुप्त हो रही है। ठीक है, और जैव विविधता पर मंडराता खतरा मानव अस्तित्व के लिए भी कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो गया है। इसके अंदर कहा गया भी पौधों और जीवों के लगभग 25% प्रजातियां ऐसी हैं जो लगभग विलुप्त खतरे का सामना कर रही है। ठीक है, यानी 25% प्रजातियां ऐसी है जो अभी तक खतरे का सामना कर रही है, यानी विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, हाल ही में ऐसे कहते हैं भी कुछ कठोर कदम उठाए गए हैं। कुछ दशकों से पशु पक्षी और पेड़ पौधों की 10 लाख से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इसके अंदर कहा भी अगर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले 10 वर्षों के आसपास, यानी आने वाले कुछ वर्षों में विलुप्त हो जाएंगी। और कहा गया भी दुनिया में 70% जो जैव विविधता है वह लगभग 17 देशों में पाई जाती है। कितने भी 17 देश ऐसे हैं जिसमें 70% जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर भारत दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कितना है, 2.4% है। जबकि अगर हम इसमें प्राणी की बात करें, जो प्राणी जगत है उसके लगभग 51,000 के आसपास प्रजातियाँ पाई जाती है। और हम पादपों की बात करें तो वह कम से कम 75,000 प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या भी स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए निर्माण में सहायता करता है। यानी जो जैव विविधता है वह कहीं ना कहीं हमारी जो स्वच्छ प्रणाली है उसको भी, यानी स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने में भी सहायता करता है। पेड़ पौधे और प्राणवायु को संचार भी करती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण भी करती है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी हमारी जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है उसको भी कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करती है। ठीक है, इसी के साथ जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं और अन्य वन चक्रवात होती हैं और सुनामी की वजह से सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होती है। इसके अंदर कहा गया जो मधुमक्खियां हैं और जो चमगादड़ हैं जैसे कुछ जीव हैं जो फूलों के जो प्राणगत सहायक होते हैं, यानी जो फूलों के लिए कहीं ना कहीं उनको जो बनाए, यानी फूलों की जो प्रजाति है उनको बनाए रखने में सहायक होते हैं। और इसी के अंदर इसमें जो राइबोसोम है और एंजोबिंट जैसे बैक्टीरिया और केंचुआ भी अवशोषण यानी क्या करते हैं, जो मृदा में उर्वरकों को बनाए रखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जैसे गिद्ध जैसे जीव है या कोई भी ऐसे जीव है जो मरने के बाद गल सड़ जाते हैं तो उनसे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, उनको भी अवशोषित करके कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कहा गया भी हमें इसके लिए सभी का सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता है और मानव की अप्रिय हस्तक्षेप के प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहे हैं। यानी जो मानव जरूरत से ज़्यादा प्रकृति के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है उसका भी कहीं ना कहीं इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहें, जो जैव विविधता को प्रोटेक्शन करने के 2 उपाय बताए गए हैं। वैसे भी 2 उपाय होते हैं, एक इसको बोलते हैं सबस्थानिक। ठीक है, सबस्थानिक का अर्थ क्या होता है भी जब हम क्या करते हैं भी जैव विविधता को नेशनल पार्क है या हमारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बैंक है, ये जो बायो रिजर्व है उनके अंदर हम इनका संरक्षण करते हैं। दूसरी ओर बताया गया अभी हम जो इनको संरक्षण है जैसे चिड़ियाघर है या फिर ऐसे स्थान बना देते हैं जहाँ पर इनका हमें संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो ये है कुछ हमने जो जैव विविधता बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं वे हमने अलग से लिए हैं। क्या कहते हैं भी जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल जिसको IPCC, इसका उद्देश्य क्या था भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूल जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माण करना था और राजनीतिक यानी रणनीति बनाए में निम्नलिखित के लिए एक वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता था। इसी के साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क जिसको UNFCCC करा था। यह अंतर सरकारी समझौता है जिसका उद्देश्य क्या था, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। और इसके तहत लगभग 1997 तक क्या किया था, क्योटो प्रोटोकॉल हम लेके आए थे ताकि जो जैव विविधता है उसको जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और इसमें कहा गया था जो विकसित देश है वह ग्रीन हाउस गैसेज को नियंत्रित करने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है,
और अगला इसके अंदर क्या कहा है, एक पेरिस समझौता हुआ था। ठीक है, पेरिस समझौता, ठीक है, पेरिस समझौते में क्या कहा गया था, भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को क्या करता था, कम करने की बात कही गई थी। ठीक है, एक इसके बाद में हमारी जो अभी जो COP 63 हुई थी, यानी जो COP 26 हुई थी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, COP 26 क्या कहती थी भी, इसमें जलवायु से की कार्रवाई के लिए भारत ने लगभग 5 प्रतिबद्धताएं बताई थी अपनी। कौन कौन सी? एक तो वर्ष 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन का लगभग 500 गीगावाट की ऊर्जा प्राप्त करें। 2030 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन है उनसे हम 500 गीगावाट की बिजली उत्पन्न करेंगे। इसी के साथ कहा 2030 तक हम 50% ऊर्जा अपनी अक्षय ऊर्जा, यानी जो उसको नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उनके माध्यम से प्राप्त करेंगे। फिर इसके अंदर कहा गया भी 2030 तक हम अर्थव्यवस्था में जो कार्बन तीव्रता है उसको भी 45% कमी करेंगे। कहाँ से? ये 2005 का लक्ष्य रखा है, यानी 2005 में जितना हम कार्बन उत्सर्जन करते थे उसका भी हम 2030 तक कितना करेंगे, 45% ही करेंगे, यानी उससे अधिक की कार्बनता को कम कर देंगे। इसके अंदर कहा गया वर्ष 2030 से इस शुद्धता का अनुमान कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक करेंगे, यानी 2030 तक जो शुद्ध अनुमानित कार्बन टन है उसका हम 1 बिलियन तक अवशोषित करने की, यानी कटौती करने की भी बात कही है। और एक अंदर की इसके अंदर का भी 2070 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगला जो आर्टिकल था हमारा, वह आर्टिकल की विकास, ये दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल था जो आज का आर्टिकल है, जिसमें अंदर कहा गया है भी जो विकासशील में जो केंद्र से हमारे जो शहरीकरण है उसका क्या कुछ प्रभाव है। जैसे हम इसके अंदर कहा गया भी जो ऐसे अमेरिका के एग्जाम्पल लिए हैं भी, कहा भी जो अमेरिका जैसी देश है वह कहीं न कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, तो वह भी अभी क्या है भी शहरीकरण के बढ़ते पर यानी प्रभाव को देखते हुए कहीं न कहीं संरक्षणवादी सोच कर रही है, यानी जो ज़्यादा शहरों का विकास है उसको कम कर उनके जो दबाव है उसको कम करने की बात कही गई है। किसमें कहा कि भाई दुनिया की शहरीकरण की प्रक्रिया न सिर्फ तेज हुई है बल्कि आजीविका व जीवन शैली में भी विकसित हुआ है। यानी कहा गया भी जो कहीं ना कहीं जो शहरीकरण की प्रक्रिया थे, जो यानी सरकार भी कहीं ना कहीं शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो साथ ही साथ इसमें कहा गया है भी लोग भी कहीं ना कहीं शहरीकरण की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए, भी लोग भी शहर में ज़्यादा बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें और कहा गया भी शहरीकरण और शहरी विकास पर जोर संभावित तौर पर है, यानी सरकारें भी यानी जो सुविधाएं उनको मिलती है, इससे हम कह सकते हैं जो शहर की तरफ जो लोगों का संभावित तौर पर उनका आकर्षण देखा जा सकता है। इसके अंदर और कहा है भी जो भारत में की बात कही, 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मगर आने वाले समय में ऐसा होगा भी कहीं न कहीं ये स्थिति और भाव्य हो सकती है, यानी लोग शहर की तरफ ज़्यादा बलियान कर सकते हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में भारत में जनमान्य कार्य शक्ति शहरों की शर्तों को पूरा करती है, यानी आज इसमें कहा गया भी आजकल जो कुछ ऐसे शहर हैं जिनके जो पास में जो गाँव बसे हैं वह भी कहीं ना कहीं शहर की दिनचर्या के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं वह भी अभी शहर में परिवर्तन हो रहे हैं। जो समस्याएं शहर में उत्पन्न होती है वह वही वैसी ही समस्याएं जो शहर के पास में लगे जो गांव हैं उनमें भी वैसी समस्याएं और उसी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हो जो शहर का दायरा है वह भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक इसके अंदर बात किया भी एक नेशनल कमीशन ऑन पीपल ऑन का अनुमान बताया गया, जिसमें अगली तकरीबन यानी कहा गया भाई अगले 1.5 दशक के अंदर यानी 2036 तक लगभग हमें 38.6% भारतीय शहरी इलाके में रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो कहा गया भी 2036 तक 38% लोग ऐसे हैं तो भारतीय में लगभग 60 करोड़ लोग किसमें शहरों में बलियान कर जाएंगे। एक इसके अंदर बात की गई जो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है 2000, इसमें कहा गया 2018 से 2050 के बीच में लगभग 46 करोड़ लोग शहर से लेकर 87 करोड़ लोग शहरों में, यानी अभी जो 46 करोड़ लोग हैं वह बढ़कर 87 करोड़ लोग हो जाएंगे शहरों के अंदर, यानी शहरों का उनका जो जनघनत्व है वह काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर कहा गया है जो इससे जो पहली सदी थी हमारी, यानी लगभग हम 1900 से लेकर 1999 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था भी लगभग 33% लोग ही ऐसे थे जो शहरों में रहते थे, और जबकि 2020 तक की बात करें तो ये हमारी कितनी हो गई, बढ़कर 55% हो गई है। ठीक है, इसमें आगे और क्या क्या गया, इसमें एक उत्तरी अमेरिका का एग्जाम्पल लिया गया जिसमें क्या है भी लगभग 82% लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं। ठीक है, वहीं पर एशिया की अगर बात करें तो एशिया में 50% लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, 2020 तक की ये रिपोर्ट है। ठीक है, इसी के साथ अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 43% लोग ऐसे हैं जो शहरों में शहरी क्षेत्र में रहते हैं। इसके अंदर एक विश्व बैंक की रिपोर्ट की बात की गई है जिसमें कहा गया भी GDP का जो 80% हिस्सा है वह कहीं ना कहीं शहरों से ही आता है, यानी एक देश में जो 80%
80% जो पूरे विश्व का भी अगर बात करें तो 80% जो जीडीपी का हिस्सा आता है वह कहाँ से आता है, शहरों से आता है। ठीक है, इसमें बस यही बात कही है, जो भारत में 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और आने वाले 25 वर्षों में रोजगार, विकास और जैसे पैमानों पर सरकार विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। इसमें कहा गया सरकार अभी हमने जो लक्ष्य रखा है 25 वर्षों में यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की, तो विकसित राष्ट्र हम अर्थव्यवस्था के तौर पर बनेंगे तो कहीं ना कहीं शहरों का जो विकास है वो और तीव्र गति से होगा, और शहरों का अगर विकास तीव्र गति से होगा तो उससे क्या होगा, लोगों का कल्याण भी शहरों की तरफ ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, इसमें कहा भी उसके साथ जो है के लिए जिसके लिए हमें सुव्यवस्थित शहरों की आवश्यकता होगी, बस यही बात इसके अंदर आगे कही गई है। इसके बाद में और इसमें कहा गया भी जो इसके लिए जो केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। ठीक है, यानी जो केंद्र भी अपने आधार पर पूरे प्रयास करे भी शहरी कब बनाया जाए, वह एक नियोजन व्यवस्था के तौर पर बनाया जाए, यानी शहर का निर्माण इस प्रकार से न किया जिसमें महीन बस्तियां हो या इस प्रकार, जैसे आज का जो हमारा चंडीगढ़ शहर है तो उस तरह एक नियोजन यानी पूर्ण योजना के तहत इसका निर्माण किया जाए। ठीक है, अगला इसके अंदर कहा गया जैसे महानगरों का एग्जाम्पल दिया, जो महानगरों में महाराष्ट्र है सबसे प्रथम राष्ट्र है जिसमें भौगोलिक क्षमता भी अधिक है, और इसी के साथ इसमें चुनौतियां बताई गई भी जो यूपी जो राज्य है उसमें शहरीकरण का काफ़ी चुनौतियां और उसमें राज्य सरकार भी काफ़ी अपना योगदान दे रही है। इसी के साथ हम देख लेते हैं तो भी अगर शहरी क्षेत्र बढ़ता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, यानी शहरों के अंदर जो जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से बेरोजगारी, अपराध यानी जैसे प्रदूषण जैसी समस्या बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी। इसी के साथ में मलिन बस्तियों की संख्या, यानी कहीं न कहीं शहरी के क्षेत्र में बढ़ने से रहने की जगह न मिलने की वजह से खाली पड़े जगहों पर हम झुग्गियों का निर्माण कर लेते हैं। उससे क्या होगी, जो झुग्गियों के भी अंदर सरकारी, क्योंकि वह अवैध जगह पर है तो वहाँ पर सरकारी सुविधाएं सही से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर झुग्गियों का निर्माण होता है और कहीं ना कहीं शहर में जो भीड़ है वह बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्या है भी पर्याप्त आवास, जैसे यही बात है भी जो ज़्यादा जनसंख्या के लिए हम पर्याप्त आवास की भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब जो अनियोजित विकास का भी, यानी अगर कहीं ना कहीं जब ऐसी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हम जो शहर का विकास है भी कहीं ना कहीं योजना के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, महामारी से प्रेरित समस्या, जैसे हाल ही में कोविड-19 के अंदर भी हमने देखा है जो बस्तियाँ थी उनमें क्या था भी जो कोविड-19 थी वह बहुत अधिक मात्रा में फैल गया था, क्योंकि लोग इतने पास में रहते थे भी हम सामाजिक दूरी का पालन सही से भी नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो महामारी का प्रकोप है वह भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। अगला गैर समावेशी कल्याण योजना। ठीक है, इसके अंदर कहा गया जो क्योंकि ये झुग्गियाँ होती है वे सरकार अवैध रूप में बनी होती हैं तो इसलिए इन सरकारी योजनाओं के लाभ इनको नहीं मिल पाता है। अगला जो आर्टिकल है वह द हिंदू से आर्टिकल है। ठीक है, ये जो आर्टिकल वही आर्टिकल है जो इसमें वही बात कही गई है जो कल एक आर्टिकल आया था दैनिक जागरण के अंदर। ठीक है, तो हम जो आर्टिकल है वह दैनिक जागरण वाला डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें जैसे बात कही गई वही डाटा दे रखा है, लगभग वही डाटा दे रखा है। इसमें कुछ ऐसे डाटा है जो हिंदू के अंदर दे रखे हैं, तो वही डाटा ऐसे हैं जो कल दैनिक जागरण में दिए थे। इसके अलावा इसमें कुछ अलग डाटा दिए जो ज़्यादातर हमारे काम के नहीं है। ठीक है, जो मेन डाटा है वो हम देख लेते हैं। क्या था भी इसके अंदर जो आर्टिकल था इसमें क्या था, जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक सकल घरेलू उत्पाद के आकार के मामले में भारत ने ब्रिटेन को छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, ये तो कल वाले दैनिक जागरण में था, जबकि ये आज वाले द हिंदू के अंदर इस बात में कहा गया था। जो कि जो IMF है यानी जो इंटरनेशनल जो मुद्रा कोष है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी आंकड़ों के आधार पर मार्च तिमाही में जो डॉलर का है, जो भारत की जो डॉलर है वह कितना लगभग अब कितना था 854.7 अरब डॉलर था, और जो ब्रिटेन का था वह कितना था 816 डॉलर था। भारत की GDP की बात करें तो 25 वर्षों में लगातार अगर 7.5% की दर से बढ़ती है तो 1947 तक हम उच्च मध्यम आय वाली राष्ट्र के रूप में शामिल हो जाएंगे, जिसमें 1947 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा और प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी हो जाएगी $10,000 हो जाएगी। और वित्त वर्ष 1997-98 की अगर बात करें और 1921-22 में तो इनके बीच में जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर रही है वह कितनी 6% रही है। यानी 1997 से हम कह सकते हैं 2020 के बीच की जो हमारी जो आर्थिक वृद्धि रही है यानी 2021 के बीच की, तो वह लगभग कितनी 6% रही है। तो हम कह रहे हैं भी 2047 तक अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें कम से कम 7.5% की आर्थिक वृद्धि करना रहने चाहिए।
इससे अगस्त में निर्यात भी क्या भी जो हमारा क्या भी अगस्त में जो निर्यात था हमारा, वह भी कहीं ना कहीं 1.5% घटकर अब कितना 33 अरब डॉलर हो गया। यानी हमारा जो निर्यात है वह भी उसमें भी कमी हुई है, और जबकि हम आयात में हमारे बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसके अंदर जो हमारे जो ये भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है विवेक देबरॉय जी, उन्होंने कहा है अभी 25 वर्षों तक लगातार अगर हम 1947 तक यानी 10,000 अरब डॉलर की यानी 10,000 प्रति व्यक्ति की वर्ष होगी, कब होगी जब इसमें ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी अभी भी 47,000 प्रति डॉलर के ऊपर है। यानी अगर हम बात करें यानी प्रति व्यक्ति आय की, तो भारत की जो कितनी है वह 10,000 प्रति वर्ष है, जबकि जो अमेरिका की एक 47,000 प्रति डॉलर वर्ष की से आसपास है जो प्रति व्यक्ति जीडीपी की है। ठीक है, क्योंकि इसका कारण क्या है, जो ब्रिटेन की जो आबादी है उसके मुकाबले भारत की आबादी लगभग 20 गुना अधिक है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में 205 देशों में से भारत 158वें नंबर पर है, और भारत अपनी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की सूची के सबसे ऊपर आ सकता है। ठीक है, अपनी जो सकारात्मक हम सुधार करेंगे तो उससे क्या करेंगे, हम स्थिति को और सुधार सकते हैं। ये जो आज का जो हिंदू का आर्टिकल था उसमें कुछ डेटा दिया था, उसमें कहता भारतीय रिजर्व बैंक ने ये अनुमान लगाया था। ये कल के जो हिंदू था उसमें भी ये आर्टिकल दिया था भी, जो हमारे जो आरबीआई ने जो अनुमान लगाया था, ठीक है, वह लगभग 16.2% का लगाया था। ठीक है, जबकि हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर रही है वह कितनी रही है, 13.5% रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुई है, कम कहीं ना कहीं क्या करें, जो अर्थव्यवस्था है जो अनुमान लगाए थे पहली तिमाही का उसका भी कम है, और आने वाली जो तिमाहियां हैं उसके अंदर जो सेकंड क्वार्टर है उसके अंदर जो अनुमान है वह 6.2% का, तीसरी तिमाही में 4.1 का, और जो चौथी तिमाही है उसमें 4% का अनुमान लगाया गया है। अन्य के अनुमान के मुताबिक यानी जो हमारी जो एनएस है उसने जो वार्षिक वृद्धि दर है वह कितनी 6.7% बताई है। और कहा गया है 2019-20 की पहली तिमाही में कोविड-19 के कारण लगभग 35.5 लाख करोड़ की तुलना में व्यावसायिक जीडीपी अपना 26.9 लाख टन से करोड़ केवल अर्थव्यवस्था की वृद्धि है। यानी कोविड-19 के हिसाब से अगर देखें तो हमारी जो वृद्धि हुई है वह केवल 3.8% की वृद्धि ही हुई है। अगर विकास की संरचना की बात करें तो जो इसके अंदर जो मूल जो हमारे हम कहते हैं जो मूल हमारे जो औद्योगिक जो क्षेत्र है जिसमें कह सकते हैं हम उनमें कुछ वृद्धि है, जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में 26%, व्यापार होटल और परिवहन में 12%। ठीक है, और जबकि जो निर्माण है उनमें लगभग निर्माण जैसी स्थिति है तो उसमें कितने 25%, बिजली गैस आपूर्ति है उनमें 16% और शायद 14%, और 2023 की पहली तिमाही में 4.5% की वृद्धि के साथ जो कृषि है वह मजबूत पर बना हुआ है। ठीक है, इसी के साथ क्या है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है उनमें लगभग 15.3% का यानी जो कर्ज है उनकी भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।